हाँ स्टूडेंट, आज आपकी विषय समाजशास्त्र, क्लास आपकी बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, कक्षा अध्यापक सौरभ शुक्ला के द्वारा आपकी क्लास। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो आपका टॉपिक है आज का वो प्रकरण है लैंगिक असमानता, और इसी से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर जो आपका है वो जातिगत और लैंगिक असमानता। तो पिछले क्लास में हमने जातिगत असमानता के विषय में पढ़ा था, इस क्लास में हम लैंगिक असमानता के विषय में पढ़ेंगे। तो लैंगिक का मतलब होता है जेंडर के आधार पे। जेंडर मतलब वो जो प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो दो वर्ग होती है, महिला और पुरुष, दो जेंडर होते हैं। तो पुरुष और महिला में किस प्रकार से समाज में भेद विभेद, क्या स्थिति कब रही समाज में। तो भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश माना जाता है। ठीक है, समाज में पुरुष की प्रधानता अधिक है। पुरुष ने ही समाज के नीति नियम मानक मूल मापदंड सारी चीजों का निर्धारण किया। किसके सापेक्ष? स्त्रियों के सापेक्ष। और उसमें देखा गया कि धीरे धीरे उनको एक वस्तु के रूप में स्त्री को सिर्फ प्रयोग करने के मात्र बना दिया गया। क्या हुआ वो देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे विभिन्न युगों में भारतीय महिलाओं की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति क्या होगी, कुछ भी लिखा होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैदिक युग में, तो वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। अब अगर सापेक्षिक रूप से देखें तो उत्तर वैदिक युग जब आया तो वहां पे स्थिति निम्न हुई, और मध्यकालीन युग में अगर देखें तो इसके सापेक्ष में निम्न हुई, आधुनिक युग में समानता प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरह से टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो जो आपका वैदिक युग था, ऋग्वैदिक युग था, उसमें स्त्रियों की स्थिति को उच्च माना गया। महाभारत में या वैदिक काल में तो अगर घर में पत्नी नहीं है तो वो घर नहीं कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार से पूर्व मीमांसा अगर कहें उसमें तो ऋग्वैदिक के अनुसार तो पत्नी को ही घर माना गया, पत्नी है तो ही घर है। फिर थोड़ा सा महाभारत काल में जाते हैं तो अगर घर में पत्नी है तभी वह गृह स्वामिनी के रूप में मानी जाएगी, वो घर कहा जाएगा ना, अन्यथा वो मकान की श्रेणी में है। ठीक है, एक संरचनात्मक ढांचा है। ठीक, अगर उसी क्रम में पूर्वी मीमांसा में देखें तो पति पत्नी को दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त थे। यज्ञ में बैठने, यज्ञ वेदी में समान रूप से बैठते थे, तभी यज्ञ को संपन्न माना जाता था। ठीक है, तो आप अगर वैदिक काल में देखें तो जैसे रामायण में देखें तो आप सीता जी जब वन में होती हैं तो वो यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ राम जी, तो पत्नी की आवश्यकता होती है, बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, तो उनकी प्रतिमा रखी जाती है उसकी जगह। तो ये मान्यता उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्थितियां वहां पर स्त्री की ठीक थी, उच्च थी स्थिति। ठीक है, उनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जिस प्रकार जैसे शिक्षा का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, इस तरह के उनको अधिकार प्राप्त थे। ठीक, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर वैदिक युग की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति में तो ऊंची तो थी लेकिन उतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? यहाँ पे पढ़ने लिखने के अवसर कम कर दिए गए, आयु सीमा कम कर दी गई, विवाह जल्दी करा दिए जाते थे, इस वजह से स्थितियां परिवर्तित हुई। तो जब विवाह जल्दी हो जाएगा तो फिर आप पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। जब पढ़ने लिखने का अवसर नहीं प्राप्त हो गया तो क्योंकि कोई भी मनुष्य अपना विकास कैसे करता है? शिक्षा से। शिक्षा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। तो जब शिक्षित ही नहीं होगा, जो वो वेदों का अध्ययन ही नहीं करेगा रचनाओं का, तो कैसे वो आगे बढ़ सकेगा? ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल में विवाह की आयु 12 से 13 वर्ष कर दी गई, पूर्व में कुछ अधिक रही ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पे 12 से 13 वर्ष कर दी गई, और इससे घटने से एक शिक्षा का स्तर भी उनका घट गया, जिससे उनकी स्थिति निम्न हो गई। ठीक है, आगे देखिए मध्य जो कालीन युग आता है, जो जिसे मध्यकालीन युग को इतिहास में अगर भारतीय इतिहास के आधार पे तो मुगल कालीन युग कहा जाता है, और मुस्लिम कालीन युग में स्त्रियां शिक्षा तो बहुत ही स्थिति दयनीय।
सिर्फ पुरुष ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, स्त्रियां सिर्फ भोग का वस्तु है। क्योंकि मुस्लिम विवाह में जो विवाह को है वो समझौता माना गया, संस्कार नहीं माना गया है। ऋग्वैदिक काल में विवाह जैसे बहुपति विवाह थे, बहुपत्नी विवाह था, लेकिन वहां पे बहुपत्नी विवाह के बाद भी पत्नियों को सही सम्मान प्राप्त होता था। यहाँ पे बहुपत्नी होने के बाद स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तु माना गया, ठीक है, उनकी अवसर कम कर दिए गए, ठीक है। अल्पायु में ही उनकी शादी कर दी जाती है, जिससे उनको शिक्षा का अवसर ही नहीं प्राप्त होता, जिससे उनकी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जाती है। ये एक लैंगिक असमानता के रूप में आप देखते हैं, पुरुष और स्त्री के रूप में मध्यकालीन युग में, ठीक है। उन्हें सिर्फ गृहस्थी का भार ही दे दिया जाता है। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पत्नी न होकर यहाँ पे सिर्फ माता रह जाती है, आप सिर्फ माँ है, ठीक है। माँ के रूप में तो आपको कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है, लेकिन पत्नी के रूप में आपको कोई मान मर्यादा प्राप्त नहीं होती है। आप सास ससुर की सेवा करें, पति की आज्ञा का पालन करना ही आपका परम कर्तव्य होता है। ये सामाजिक व्यवस्था बना दी गई, इस तरह के नियम स्थापित कर दिए गए, ठीक है। तो इसी तरह से जो आगे नियम चलते रहे, ठीक है। और यहाँ पे मुस्लिम काल में तो स्त्रियों को इतनी अल्प आयु में, मतलब उत्तर वैदिक काल में तो 12-13 वर्ष में विवाह किया जाता था, यहाँ पर तो 8 से 9 वर्ष में ही विवाह कर दिया जाता, इतनी अल्प आयु में। और फिर सती प्रथा, ठीक है, सती होना, अगर पति मर जाए तो आपको सती होना है। विधवाओं को संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं, ठीक है, पुत्र को ही सारी संपत्ति के, पिता के पुत्र हैं तो संपत्ति प्राप्त हो रही है, पुत्रियां हैं तो ठीक है, तो वो बंटवारा हो रहा संपत्ति का, ठीक है। चाचा के बच्चों में चली गई तो उससे स्थिति उसकी जो है और भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब दृष्टिकोण से अगर देखें तो निम्न ही होती है, ठीक है। और शैक्षिक दृष्टिकोण से उसका उत्थान नहीं हो सका। ये स्थितियां उसको उसके केंद्र बिंदु में बनी रही है। विधवाओं को मतलब अशुभ माना जाता था, कोई शुभ कार्य में उनको सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। ये स्थिति है समाज में। पुरुष अगर विधुर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्त्री अगर पति की मृत्यु के उपरांत विधवा हो गई तो उसको अशुभ माना जाता। इस तरह की जो धारणा रही है, उस धारणा का आगे चल के, और मध्यकालीन युग में अल्पायु में विवाह करने का ये भी एक कारण रहा कि वहां पे मतलब जो था तो ये जो है इस शांत प्रवृत्ति के न होके मुगल कालीन ये आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। और हिंदू समाज था तो वो भयभीत होता था, तो वो सोचता था कि कहीं कोई घटना घटने से पूर्व ही इनका विवाह कर दिया जाए। ये भी कई फैक्ट थे, इन सारे फैक्टों को जानना आवश्यक है कि किन कारणों से मतलब किस युग में स्त्री की क्या स्थिति रही, क्यों रही, ठीक है। और सारे संस्कारों को, सारे कार्यों को निर्वहन करने का दायित्व, सारी चीजों को सिर्फ स्त्री पर ही थोपा गया। जो भी नियम बनाए गए स्त्री के लिए, उसकी स्थिति को निर्धारित करने का जो जिम्मा होता था, जो जिम्मेदारी होती थी, वो पुरुष की ही होती है, ठीक है। अब जब आधुनिक काल में है तो आधुनिक काल में काफी परिवर्तन हुआ, क्योंकि आधुनिक काल में कई लोगों ने मतलब पूर्व में सती प्रथा का अंत किया, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और लोगों ने भी जो स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, तो और फिर स्वतंत्रता के बाद तो पूरी तरह से समानता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक युग में वही समानता प्राप्त हुई, समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इनके शिक्षा के क्षेत्र में इनको जो शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, उनको अवसर नहीं मिल पा रहे थे, तो शिक्षा का प्रोत्साहन मिला। नौकरी के क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में इनको अवसर प्राप्त हुए हैं। और पहले जो होता था ये मतलब कि ना कोई समिति बना सकती थी, ना किसी संघ में जा सकती थी, ना किसी संघ की कोई पद प्राप्त कर सकती है, जो पूर्व में बनाया गया था। और जो आधुनिक में इनको सभी प्रकार के कानून के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है, ये देखने को मिला, ठीक। आर्थिक रूप से इनको सक्षम बनाया गया। और उस समय जो था वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं थी, जो वर्तमान में देखा जा सकता है स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, ठीक है। तो ये राजनीतिक रूप से अगर देखें तो 1919 में अगर देखें राजनीतिक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार पूर्णता प्राप्त नहीं था। जब 1919 का मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और 1919 में सुधार योजना जब आई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रांतीय परिषद पर
छोड़ दिया गया, क्रिया प्रांतीय परिषद पर छोड़ दिया गया कि स्त्रियां मत का अधिकार रखती हैं या नहीं है। फिर उसके बाद 1935 का जो एक्ट आया उसमें भी कोई विशेष सुधार नहीं किया गया, लेकिन स्त्रियों को जो मत का अधिकार, उनकी शिक्षा और पद की स्थिति, संपत्ति के अधिकार जो है वो स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जब भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो एक्ट बनी है उसके आधार पर, तो धीरे धीरे इनकी स्थितियां सुधरी। इस प्रकार से आप अपने इस क्वेश्चन को, पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे कि किस काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है, इसके आधार पर आप अपने क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। ठीक है, और इसी में अगर आधुनिक युग में भारत की स्थिति, जो नारियों की स्थिति को देखें तो पूर्णता जो है वो लैंगिक, वर्तमान भारत में जो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इनको महिला सशक्तिकरण में रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन की मांग भी रही है, अब वो धीरे धीरे अभी मांग है, फॉलो होगा। तो लैंगिक अगर असमानता, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की जो समाप्ति के संबंध में जो घोषणा 1967 ईस्वी में हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महिलाओं के विरुद्ध जो शोषण होता है 1967 में उसके विरुद्ध घोषणा की गई और कहा गया, क्या कहा गया कि इसके सदस्यों ने अपने देशों की महिलाओं की जो परिस्थिति है, जो स्टेटस है, जो स्थिति है, उसका प्रतिवेदन की अनुशंसा पर सन 1971 में भारत सरकार के द्वारा समाज कल्याण राज्य मंत्री जो थे वो फूल रेणु गुहा के नेतृत्व में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति बनी। ठीक है, और इस समिति के ने वर्ष 1974 में अपना प्रतिवेदन जो टुवर्ड्स इक्वालिटी में साकार रूप से प्रस्तुत किया और स्वाधीन भारत में, जो स्वाधीनता भारत है, महिलाओं की स्थिति का पहला यह प्रतिवेदन था और इसमें निम्न बिंदुओं को रखा गया। कौन कौन से बिंदुओं को? कि लैंगिक समानता मात्र सामाजिक न्याय के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जो लैंगिक समानता है वो जो प्रतिवेदन दिया गया तो उसमें कहा गया कि मात्र ये जो है वो सामाजिक न्याय के लिए नहीं, ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तीनों पहलुओं से इसके विकास के लिए आवश्यक है। और स्त्रियों की जो आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने के लिए, बनाने के लिए जो रोजगार परक जो अवसरों की वृद्धि है उसमें भी सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता की गई इस प्रतिवेदन में 1974 में जो दिया गया। ठीक है, टुवर्ड्स इक्वलिटी जो बनाया गया, टुवर्ड्स इक्वलिटी, और इसमें प्रजनन क्षमता की वजह से समाज का महिलाओं के प्रति दायित्व जो बढ़ जाता है वो बच्चों के लालन पालन में माता पिता के साथ साथ पिता और समाज को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। कि मतलब माता पिता में सिर्फ माँ ही उसका दायित्व नहीं करेगी, अगर महिला वर्किंग है, पिता वर्किंग नहीं है तो उसको भी अपने दायित्वों को निर्वहन करने होगा। ये कानूनी रूप से इसमें अमेंडमेंट किया गया। और आगे घर के भीतर अगर गृहिणियों के कार्य को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादक मानकर राष्ट्रीय बचत एवं विकास में भी उनके योगदान को स्वीकार करना चाहिए, ये भी किया गया। और वैधानिक समानता की जो वैधानिक है, अथॉरिटिक जो लीगल रूप से है, तो वैधानिक समानता को भी वास्तविक समानता में बदलना होगा, ये इसमें कहा गया। तो इस तरह से अब उसके बाद इस समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं की स्थिति में वास्तविक सुधार उस समय तक नहीं होगा जब तक कि सामाजिक दृष्टिकोण से संस्थाओं में परिवर्तन नहीं होगा। जो समाज की संस्थाएं हैं उनमें अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के क्रम में अगर सन 1975 ईस्वी के बाद इसकी जो अनुशंसाएं हैं उनके अनुरूप अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो इंटरनेशनल महिला डे बनाया गया, ठीक, उसमें अंतरराष्ट्रीय एवं महिलाओं के महिला आंदोलन जो चला महिलाओं का, उसमें पुनः सक्रियता के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। और सन 1986 में और उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्य योजना बनी 1992 में, जो बालिका शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया गया। 1992 में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो 73वां और 74वां संशोधन किया गया है संविधान में, उसमें पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को आरक्षण किस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मिला?
तो 73वें और 74वें संशोधन के आधार पर प्राप्त हुआ। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण नीति जो 2000 में लागू हुई, उसमें घरेलू हिंसा विधेयक जो पारित हुआ 2005 में, उसका भी उल्लेखनीय कदम रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारे अवसर जो प्राप्त होते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ क्रम में आपकी निरंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार किए गए, भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई गई। ठीक है, तो इस क्लास में आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर होता है। अगली क्लास अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, थैंक यू।